वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं अविनाश आप लोगों के बीच अपना ग्रामर सीरीज का नेक्स्ट क्लास जो एडजेक्टिव शुरू किया था उसका मैं आपको आज दूसरा क्लास देने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं, बीच बीच में बातें करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग आज का जो क्लास में सीखने जा रहे हैं वो एडजेक्टिव का सेकेंड क्लास सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूट किया है दो ग्रुप में, काउंटेबल एडजेक्टिव और एक दूसरा ग्रुप आपके पास में है अनकाउंटेबल एडजेक्टिव। ये काउंटेबल एडजेक्टिव और अनकाउंटेबल एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट कहाँ से प्रेरित है? नाउन से। क्योंकि अगर बेसिक तौर पे देखा जाए तो नाउन को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं समान तौर पे जनरल नाउन को। एक होता है कि काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो उसी तर्ज पे आज का ये जो क्लास हम लोग है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि काउंटेबल एडजेक्टिव का जब हम यूज करते हैं तो उसका ए और एन का प्रयोग होता है एडजेक्टिव के पहले, और ए और एन तभी लग सकता है जब आगे का नाउन बशर्ते सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तब। और उसके बाद जो वर्ब होता है वो पूरी तरह से किसके अकॉर्डिंग होता है ये सीखेंगे अगर आप, तो वो पूरी तरह से आपका जो है वर्ब वो आपका नाउन के अकॉर्डिंग होता है, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग वर्ब का कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आपने कहा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था मेरी ए बॉय। अब कोई कहेगा कि नहीं, हम मेरी के बाद ए रखे हैं उसके अनुसार यहाँ बॉयज करेंगे, तो आप उसे एक तमाचा मार सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही है कि आर्टिकल जो होता है वो किसके लिए आता है, एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आ सकता है, लेकिन आता किसके अकॉर्डिंग है, तो नाउन के अकॉर्डिंग आता है। इसलिए क्वेश्चन में जो आर्टिकल ए है उसके अकॉर्डिंग क्या सही होगा, बॉय सही होगा। अब उसके बाद अगर कोई कहेगा कि आप यहाँ पे हैव रखो, तो कहोगे कि मेनी के अनुसार चलना थोड़े है जो हम हैव रखेंगे, बेवकूफी वाली बात होगी ये तो हमको किसके अकॉर्डिंग करना है, बॉय के अकॉर्डिंग करना है, तो बॉय के अकॉर्डिंग हैज होगा। अब देखते हैं एग्जांपल इस पे हमारे पास है यहाँ पे पेश क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि एग्जामिनेशंस आज तक जितने भी हुए हैं उन सभी में हिट क्वेश्चंस माना जाता है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, जरा गौर से देखिएगा। मेनी या स्टूडेंट और उसके बाद हैव था, तो हैव गलत हो जाएगा, क्योंकि मेनी के बाद आर्टिकल जो है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हैज होना चाहिए था। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मेनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए हटा के स्टूडेंट्स कर देते तब तो हैव सही हो जाता, तो हमें वो काम नहीं करना है, क्योंकि वर्ब अगर है तो नाउन के अकॉर्डिंग होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, आपके पास एक कॉन्सेप्ट और है। अगर क्वेश्चन में 2 3 का प्रयोग आप कर रहे हैं तो उसके बाद एडजेक्टिव आप नहीं लगा सकते हैं, या कह सकते हैं कि जब 2 3 का प्रयोग कर रहे हैं या आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं तो वैसे केस में आप एडजेक्टिव का प्रयोग करिएगा तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा, गलत होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं 8 नंबर आपको लिखता हूँ। लिख दिया किसी ने, टू मेनी बॉयज। आप कहोगे कि आगे जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि गलती पहले ही हो चुका है कि टू का प्रयोग मेनी के पहले करना ही क्या है, गलत है। सिर्फ होना चाहिए था क्या, मेनी बॉयज। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके पास एक और दिखाते हैं, किसी ने लिख दिया द ऑल बॉयज। अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन में जो बॉयज था वो नाउन था और ऑल उसके पहले आने वाला एडजेक्टिव था, तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल द का प्रयोग करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसी तर्ज पे आपके पास एक एग्जांपल यहाँ है, उसको समझते हैं। लिखा हुआ था आपके पास में क्या, द ऑल बॉयज ऑफ माई विलेज। तो आप क्या कहोगे कि इसका लिखने का तरीका होना चाहिए था ऑल बॉयज ऑफ माई विलेज, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑफ के नियम के हिसाब से, ऑफ के नियम से हिसाब से आप क्या करते थे कि उसके जो पहले का नाउन होता था उसके आगे क्या लगाते थे, याद है, द लगाते थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑल द बॉयज ऑफ माई विलेज कर सकते हैं। कौन सा नियम से, नाउन के पहले, यहाँ भी एक नाउन ही होता है आगे जाके, ठीक है, कि नाउन के पहले जो ऑफ होता है वो पहले वाले नाउन को द के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन खास लड़कों की होती है, वही लड़के जो मेरे गांव के हैं, इसलिए हम लोग आर्टिकल द नाउन के पहले रख सकते हैं ऑफ रहने पर। तो क्या समझे कि किसी भी पोलर कंजेबल नाउन के साथ वर्ब तो पुलर ही होगा, ये तो मैंने ऊपर ही समझाया था कि वर्ब हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो एडजेक्टिव या वर्ब रखते हैं 2 3 4 या द के साथ में तो वो गलत हो जाता है, वो आप नहीं रख सकते। चलिए ये था। अब हमारे पास में यहाँ पे लिखा गया है कुछ काउंटेबल एडजेक्टिव। कुछ काउंटेबल एडजेक्टिव्स आपके पास हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। मेनी हिंदी अनेक होता है,
मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, जिसके सेंस में आप लगभग 100% को ला सकते हैं। सेवरल का मतलब होता है 70 से 80% लोगों की अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो वैसे कैसे भी रख सकते हैं। यानी इन तीनों में समझने की कोशिश करिएगा तो तीनों एक तरह का वर्ड होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। आगे देखिएगा, एफयू का यूज हम लोग क्वेश्चन में तब करेंगे जब क्वेश्चन में क्या चीज का सेंस देना होगा, सम का। जैसे इसका एग्जांपल समझ सकते हैं आपको। जैसा आप कहते हैं कि आई हैव ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स हेयर, तो आप क्या हिंदी करना चाहते हैं, यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं। तो ऐसे केस में आप क्या लिखेंगे सेंटेंस, तो आप लिखेंगे क्या, आई हैव सम फ्रेंड्स हेयर, सम फ्रेंड्स हेयर। तो यहाँ पे जो आपने सम वर्ड लिखा ना, आप इसी के जगह लिख सकते थे क्या चीज, क्या लिख सकते थे, अभी आपने सीखा अ फ्यू, ठीक है। और हम फ्यू का यूज करते हैं तब जब क्वेश्चन के अंदर हमको ना जो भी नाउन है उसकी संख्या को नहीं के बराबर बताना है या 0 के बराबर बताना है। जैसे एक सेंटेंस आया आपके पास में, इट वॉज अ फैटल एक्सीडेंट, it was a fatal accident, so blank space passengers will be, या would be कर दीजिए पास्ट में, would be survived। किसी ने कहा कि ये बहुत ही घातक एक्सीडेंट रहा था, तो शायद नहीं के बराबर पैसेंजर बचाए जा पाए होंगे। तो हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट ही इतना घातक होगा कि पैसेंजर्स जो उसमें थे लगभग सब के सब मर चुके होंगे और उनमें बहुत कम या नहीं के बराबर पैसेंजर्स बचे होंगे। तो वैसे केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो पैसेंजर्स। अब नो के सेंस में ही आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, फ्यू, ठीक है, नॉट एनी, फ्यू या तो नो। यानी कि थोड़ा सा फ्यू को डिटेल से समझते हैं अगर आप, तो फ्यू का जो सेंस होता है वो तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में 0 का सेंस देना हो, नो का सेंस देना हो, नॉट एनी का सेंस देना हो, तभी हम फ्यू का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि एफ्यू और फ्यू का डिफरेंस क्या है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताइए द फ्यू का। देखो ये मैंने नाउन के क्लास में भी सिखाया हुआ होता है स्टूडेंट्स को कि किसी भी नाउन के आगे हम द का जब प्रयोग करते हैं तो उस नाउन का प्रयोग सेंटेंस में 2 बार होता है, मतलब होता एक बार ही है लेकिन हम लोग उसको पढ़ते 2 बार हैं। प्रोनाउन के क्लास में मैंने दैट का यूज आपको सिखाया था, याद होगा, तो उसमें भी मैंने सिखाया था कि अगर हम दैट का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे नाउन के बाद, तो नाउन का डिस्कशन 2 बार होता है। फिर उसमें हेल्पिंग टर्म भी मैंने बताया था कि उस नाउन के पहले द लगाया जाता है, द वेरी लगाया जाता है, द सेम लगाया जाता है, द ओनली लगाया जाता है। याद आ रहा है होगा कुछ, चलो नहीं आ रहा है तो फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल आपके पास में है क्या, मान लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा बॉयज प्लेइंग देयर were beaten by me। चलिए मान लेते हैं कोई थोड़ा सा दबंग टाइप का बच्चा है ऐसे कहिएगा दबंग टाइप का बच्चा कैसे होगा सर, है ना, दबंग टाइप के तो लोग होते हैं जो भी। तो ये दबंग टाइप का कोई है आदमी जिसने इशारा करते हुए कहा कि वो बच्चे देख रहे हो वहाँ जो खेल रहे हैं वो सब मेरे द्वारा पिटाए हैं, गर्भ से कह रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो सारे लड़के जो खेल रहे हैं वो लड़के मेरे द्वारा पिटाए। इसका चर्चा कितने बार हो रहा है, 2 बार। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ए फ्यू भर देगा तो हम कहेंगे कि गलत कर दिया भैया, क्या होना चाहिए था, द फ्यू, ठीक है। और अगर दैट वगैरह भी रहेगा तो और अच्छा रहेगा। जैसे कि एग्जांपल एक और आपको देता हूं मैं, दैट वगैरह के साथ में एक सेंटेंस लिख देता हूं। देखिएगा सेंटेंस आपके पास एक और आ गया, प्लीज गिव मी ब्लैंक स्पेस रुपीज
that you have। क्वेश्चन में क्या करा है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वही पैसे कृपया मुझे दे दीजिए। इसका मतलब रुपीज के पहले बाद में दैट लग गया है, तो अगर यहाँ पे आप फ्यू वर्ड लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, द फ्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने जो सीखा वो क्या सीखा कि हम क्वेश्चन में जब द फ्यू का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन में जो नाउन होता है आपके पास में वो क्या होना चाहिए, डेफिनिट सेंस होना चाहिए। ठीक है, डेफिनिट सेंस का होना चाहिए। तो डेफिनेट सेंस अगर क्वेश्चन में देना है, खास वही का हिंदी करवाना है, तब द फ्यू का यूज करते हैं। और हेल्पिंग टर्म के तौर पे आप दैट देख सकते हैं या दो बार नाउन का हिंदी कर सकते हैं। चलिए एक और वर्ड आपके पास में है ए नंबर ऑफ। नाउन आपका प्लूरल ही इसके बाद आएगा। ठीक है, ए नंबर ऑफ से क्वेश्चन भी आता है और द नंबर ऑफ से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि जब ए नंबर ऑफ का हिंदी हम लोग करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत सारे लड़के। नाउन प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन में द लगा देते हैं नंबर ऑफ के पहले तो इसका मतलब होता है लड़कों की संख्या। और देखो मैंने आपको सिखाया था नाउन के क्लास में भी कि संख्या बोलने का क्या मतलब है, चाहे वो 1000 हो या 100 हो या 1,00,000 हो, है तो वो एक ही संख्या है ना, यानी उसका वर्ब क्या होना चाहिए, सिंटैक्स रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर होना चाहिए। तो द नंबर का मतलब संख्या का इंडिकेशन होता है, और संख्या होने की वजह से नाउन तो आगे प्लूरल ही होता है, लेकिन वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। इसलिए हमको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड दिख रहा है, क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ। बहुत बड़ी संख्या है लोगों की, किसी भी व्यक्ति विशेष की, तो हम ए लार्ज नंबर ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस तर्ज पे एक एग्जांपल अब मैं दिखाता हूं। ब्लैंक स्पेस ऑफ बॉयज इज 60। ऑप्शन आपके पास ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में से सिलेक्ट करना है। आपका जवाब क्या आएगा, क्या आगे वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब है क्वेश्चन में क्या हो रही है कि लड़कों की संख्या जो है वो 60 है, द नंबर ऑफ। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ब्लैंक स्पेस बॉयज आर प्लेइंग देयर। अब क्वेश्चन का हिंदी क्या होगा, काफी लड़के वहां खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन में आर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ। काफी संख्या में लड़के खेल रहे हैं, ए नंबर ऑफ बॉयज। कहना यही चाहते थे हम कि अगर क्वेश्चन में आपको नाउन का अंडरस्टैंडिंग है कि काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल एडजेक्टिव भी उनके आगे यूज होगा। चलिए काउंटेबल एडजेक्टिव के कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, वो सिखाते हैं आपको। पहले वीडियो सेशन में आप जब कोई चीज सीखते हैं तो आपको एक बात का ध्यान क्या रखना है कि या तो हम पॉज करके नोट करें, या तो हम एक बार पहले वीडियो अगर छोटा है तो पूरा चीज को समझ लें और उसके बाद दोबारा राउंड में उन्हें नोट करना शुरू करें। सबसे बेहतर स्टडी का तरीका ऑनलाइन का वही होना चाहिए। आप सोचिएगा कि दोनों काम हम एक साथ करते हैं तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगेगा। या आपकी ब्रेन अच्छी है तो वैसे केस में आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 20-25 मिनट के वीडियोस हैं तो आप आराम से उनको एक बार पहले देख लीजिए थॉरोली, उसके बाद फिर आप उसे पॉज कर करके नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग सीखना चाहेंगे काउंटेबल एडजेक्टिव, इसके क्या और कॉन्सेप्ट्स, कुछ और कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए क्या होता है ना कि क्वेश्चन में आपने कल के क्लास में, अगर पिछले क्लास मेरा वीडियो देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये वास्तव में काउंटेबल एडजेक्टिव का ही पार्ट है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम कैटेगरी में अगर बांटे तो पहले दो कैटेगरी आएगा। काउंटेबल एडजेक्टिव में ही आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ना होता है, जिसका दो कैटेगरी होता है। एक हो जाता है आपके पास में डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा आप समझ ही गए होंगे इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दोनों का फर्क क्या है ना कि इसमें हम जो संख्या का यूज करेंगे वो फिक्स होगा, डेफिनिट होगा, निश्चित होगा। जैसे हम अगर 1 बोलते हैं या ए बोलते हैं, एन बोलते हैं और 1 बोलते हैं तो एक का बोध होगा ना, एक ही का बोध होगा। अगर हम क्वेश्चन में 2 बोलते हैं तो 2 का बोध होगा,
3 बोलते हैं तो 3 का बोध होगा, फर्स्ट बोलते हैं तो पहला का बोध होगा, लास्ट बोलते हैं तो अंत वाला का बोध होगा। ठीक है, अब इंडेफिनिट की बात करो, अगर हम ए एन और वन के सेंस में यहाँ पे लिख देते हैं क्या एनी, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि एनी का मतलब कोई, तो कोई मतलब कौन, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसी सेंस में पॉजिटिव वर्ड के तौर पे यूज करेंगे इसका सम का, तो हमें फिर पता नहीं चलेगा कि सम का मतलब कुछ तो कौन। ठीक है, उसके बाद हम किसी को डे कह दिया कि आप ऐसे करो ना कि आप सम के जगह पे सॉरी ये ले आओ, हाँ एनी वन, ठीक है, सम वन। याद आ रहा है प्रोनाउन में, आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये सब मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ाया था, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं कि अगर एडजेक्टिव के तौर पे इनका प्रयोग किया जाएगा तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएंगे। चलिए, बाकी जो ज्यादातर है यूज वो यही दोनों हैं, इसलिए हमें ज्यादा माथा पर्ची करना नहीं है। और भी टर्म खा सकते हैं, जो मेनी होता है वो मेनी को इंडेफिनिट माना जा सकता है, क्योंकि मेनी का मतलब अनेक हुआ, लेकिन कितना हुआ कौन हुआ कुछ अता पता तो है नहीं। ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, तो अनगिनत होता है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन, इसलिए आप इसको भी इंडेफिनिट मान सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद हमें क्या सीखना है, अब इसके बाद हमें समझना है कि क्वेश्चन में डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज और इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज का कुछ कंपैरिजन, जैसे इन दोनों का यूज हम कब करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट और टू दोनों को मिला करके यूज करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन सब चीजों को थोड़ा सीखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, देखिएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम गए थे, 10 नंबर एग्जांपल आपको देते हैं, या जो भी है एग्जांपल हम सिर्फ दे रहे हैं आपके पास यहाँ इसके नीचे। किसी ने दे दिया चैप्टर ऑफ द बुक आर इंटरेस्टिंग, ऑप्शंस आपके पास में दे दिया, फर्स्ट टू, द फर्स्ट टू, द टू फर्स्ट। अब आपको सोचना है, तो मैं कहूंगा कि ऐसा करते हैं ना कि क्या कॉन्सेप्ट होगा वो भूलते हैं। पहले हम अपने बच्चों का कॉन्सेप्ट जो होता था ना, बच्चे वाला दिमाग याद है, जिसमें हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, रूल्स वगैरह याद नहीं रहता, हमें सिर्फ इमेजिन करना आता है, तो उसी इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान दो, चैप्टर्स आपके पास कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन, तो इसके पहले कैसा वर्ड चाहिए, काउंटेबल में प्लूरल वर्ड चाहिए, तो टू होगा, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट का मतलब एक होता है, टू का मतलब दो होता है, तो ये अपने पहले टू लग के रखेगा, तो टू यहाँ नजदीक में और यहाँ नजदीक में, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। और हमें फर्स्ट और द फर्स्ट का डिफरेंस पता चलना चाहिए, तो आपको पता होगा यहाँ से कि अगर क्वेश्चन में कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो वो अपने पहले द रखना पसंद करता है। याद है, द रिचेस्ट की रिचेस्ट, तो आपका जवाब होगा द रिचेस्ट। मोस्ट हैंडसम, नो सर, द मोस्ट हैंडसम, याद आता है, तो सुपरलेटिव वर्ड होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब। ठीक है, और वैसे इसको इंग्लिश भाषा में नाम दिया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री को नंबर के सेंस में अगर बोले तो हम यूज करते हैं ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, इसमें कौन कौन आ गया आपको याद था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सब। ठीक है, तो हम इन सभी का जब प्रयोग करते हैं तो उसके आगे द लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए, तो ये था आपके पास में कुछ कॉन्सेप्ट जो कि एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था आपके पास। अब आपको दिखाना है कि सम और एनी का यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं, तो चलो अब वो भी दिखाई देता हूं। देखो, सम और एनी का यूज अगर आपको समझना है तो इसका कॉन्सेप्ट आपके पास पहले बता देता हूं। सम का प्रयोग हम क्वेश्चन में करते हैं अफर्मेटिव सेंस में,
या तो इसका यूज हम तब करते हैं जब क्वेश्चन में प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया हो, दोनों के लिए होता है। जब एनी की बात करनी है तो हम एनी का प्रयोग करते हैं क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं क्या कि क्वेश्चन जब नेगेटिव सेंटेंस का हो तो भी आप यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। एक कॉन्सेप्ट और सीखना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं आपको कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपको क्या चीज का सेंस लगता है, डाउट सेंस, तो वैसे केस में आप एनी का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से सम का एक यूज हम लोग और बढ़ा लेते हैं। सम का एक और यूज क्या बढ़ा लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर हम इंटरोगेटिव, रिक्वेस्ट या कमांड की बात करते हैं तो वैसे केस में हम यूज कर सकते हैं किसका, सम का। नहीं समझ में आना तो चलिए यहां पे आइए ना, एग्जांपल ही तो हमको हेल्प करेगा। जैसे किसी ने कहा वुड यू लाइक टी और बटर, क्या आप कुछ चाय कॉफी पानी लेना पसंद करेंगे। जैसे क्या होता है कि ठीक है हमारे कोई अंकल आते हैं और पापा से मिलने आते हैं, पापा नहीं होते हैं घर पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि पापा 2-10 मिनट में आएंगे अंकल जी, आप बैठिए। फिर आके हम पूछते हैं कि चाय पानी कुछ अंकल लाए, तो क्या होता है हम उनसे इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं करते, इंटरोगेटिव रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, उनका कमांड लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने एनी लगा दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस सोच करके तो ये गलत हो जाएगा। इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं होकर इंपरेटिव क्वेश्चन है, और इसलिए यहाँ पे अगर हम एनी लगा रहे हैं इंटरोगेटिव देख के तो ये गलत है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, सम करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट में एग्जांपल आपके पास है, आई हैव नॉट आइडिया अबाउट his absence। जैसे क्या होता है ना कि बॉस आपसे आके पूछते हैं कि वो अब्सेंट है, क्या आपको पता है कि वो क्यों अब्सेंट है। या ठीक है आपके टीचर पूछते हैं कि आप दोनों साथ बैठते हो, आज वो बच्चा नहीं आया है, क्या आपको पता है। तो आपका जवाब होता है आई हैव नॉट प्लान अ स्पेस आइडिया अबाउट हिज अब्सेंस, कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ गया होगा, मुझे खुद ही डाउट है कि आज वो क्यों नहीं आया। क्लियर हो रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सम का यूज अगर करेंगे तो क्या होगा, गलत। क्या होना चाहिए था, तो एनी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सम और एनी का डिफरेंस में जा सकता है। और भी कुछ सेंटेंस आप देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे कि देखिए सी हैज hardly sense of my dreams। जैसे होता ना कि कभी पेरेंट्स हमसे गुस्सा होते हैं तो हम लोग चिल्ला जाते हैं और हम लोग भी गुस्से में बोल देते हैं, वही सेंस है कि मेरी मम्मी को क्या लगता है, वो हमेशा डांटती रहती है, क्या उनको मेरे सपनों का जरा भी सेंस है। तो आप जो है अपने आप में उनसे क्या है, नकारात्मक ढंग से बात कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। यानी कि हार्डली को जैसे समझ में आ रहा है नेगेटिव, या तो आपको लग रहा है कि क्या मम्मी को पता है, कोई कह देता है हाँ आपकी मम्मी को सब पता है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाता है। अगर वो बता भी दे कि क्या आप चाहते हैं और क्या आपकी मम्मी जानती है और सच में दोनों मैच कर जाए तो आपका डाउट क्लियर हो जाता है कि अरे हाँ सच में मम्मी को पता है। इसका मतलब डाउट सेंस भी है, नेगेटिव सेंस भी है, इसलिए क्या होना चाहिए था क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप नेगेटिव वर्ड के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं कि नेगेटिव वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देता है तो उसके अकॉर्डिंग आगे जाकर के किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। आप ये चीज भी दिमाग में गांठ बांध सकते हैं। चलिए, तो ये था आपके पास में काउंटेबल एडजेक्टिव का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आपका अनकाउंटेबल एडजेक्टिव सिखाना मुझे आसान लगेगा। चलो, तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपने एडजेक्टिव का दूसरा पहलू, यानी कि अनकाउंटेबल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट।
चलिए अभी तक पूरा बोर्ड हमारा अपना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अनकंचेबल एडजेक्टिव। तो अनकंचेबल एडजेक्टिव में जो भी एडजेक्टिव होता है वो अपने बाद अनकंचेबल नाउन लेता है। नाउन अनकंचेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेता है। कौन कौन से एडजेक्टिव हैं? तो मेनी की जगह मच कइच, इनफ कइच, सफिशिएंट कइच, ये सब अनकंचेबल एडजेक्टिव के लिए आते हैं या मटेरियल नाउन्स वगैरह के लिए आते हैं। लिटिल का यूज वैसे ही करेंगे जैसे हम ए फ्यू का यूज कर रहे थे, यानी सम के सेंस में। लिटिल का प्रयोग वैसे ही करेंगे जैसे हम फ्यू का यूज कर रहे थे, यानी नो, नॉट एनी या जीरो के सेंस में। द लिटिल का यूज तभी करेंगे जब क्वेश्चन में डेफिनिट या नाउन का चर्चा 2 बार होगा तब। ए लार्ज नंबर ऑफ जहां पर यूज हो रहा था कंटेबल में, अब हम अनकंचेबल के लिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ होगा। आप नेगेटिव तौर पे लेस और सम का यूज भी कर सकते हैं। चलिए तो यहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि माय ग्रैंडफादर ओन्ड सर्वेंट, तो बहुत सारे नौकर थे तो मेनी सर्वेंट्स होगा। और वेटलैंड का मतलब नम भूमि यानी कृषि में वैसी भूमि जहां चावल का उत्पादन अच्छी होती है। तो ये पता है कि वेटलैंड को हम काउंटिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए अनकंचेबल एडजेक्टिव के सेंस में मच होगा, या पॉजिटिव वर्ड के तौर पे क्या लगा सकते हैं? ए लॉट ऑफ। ठीक है, तो आप मच से भी बढ़िया ऑप्शन क्या देखे? ए लॉट ऑफ आ सकता है ना। ये अनकंचेबल के लिए भी होता है, कंचेबल के लिए भी होता है, मच की सम की तरह। फिर आपके पास ही गेव मी एडवाइस। अब आपको पता होगा कि एडवाइस हमने नाउन में पढ़ाया था अनकंचेबल नाउन में, तो अगर हम ए रखेंगे, एन रखेंगे, ए नहीं रखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि ए नहीं तब होता है जब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है नहीं, एन होगा नहीं क्योंकि कंचेबल नहीं है। तो अब ऐसे केस में क्या रखें? उसने मुझे कुछ सलाह दिया, लिटिल रख सकते हैं या सम ही रख दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए लार्ज ऑफ ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स का मतलब काउंटेबल नाउन है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ होगा। ए लार्ज ऑफ सुगर, सुगर अनकंचेबल नाउन है, तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ होगा। तो आपको अब उम्मीद किया जा सकता है कि काउंटेबल और अनकंचेबल के क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब रेडी हो जाइए, और पीडीएफ जब आपको मिलेगा डे 17 का, थोड़ा सा मैंने पीडीएफ आपको अपडेट ज्यादा कर दिया, डे 17 का पीडीएफ होगा, ये डे तो अभी 14 ही चल रहा होगा शायद, लेकिन डे 17 का पीडीएफ में आपको काउंटेबल एडजेक्टिव और अनकाउंटेबल एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो आराम से उनको सॉल्व कीजिए और अगले वीडियो के लिए आप अपने आप को तैयार रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है।